हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 50 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं ऑप्शंस में जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं? निम्न में से कौन सी नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो किसको नहीं करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट होते हैं हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, बाकी के ये जो जितने ऑप्शंस हैं दैट इज चीफ ऑफ आर्मी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ ऑफ एयरफोर्स, इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बस प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट नहीं करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए ये वो अपॉइंटमेंट्स हैं, मेजर अपॉइंटमेंट्स जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप नज़र में ज़रूर निकाल लेना इन्हें। ठीक, आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए और अदर इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन हो गए आपके यूपीएससी के, अटॉर्नी जनरल हो गए। ठीक है, एम्बेसडर्स हो गए आपके ऑल इंडिया सर्विस दैट इज आईएएस, आईपीएस, आईफओएस एंड अदर सेंट्रल सिविल एंड ग्रुप। ठीक है, कैपिटल टेरिटरी यानी आपके चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं। ठीक, बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये वो सारे अपॉइंटमेंट्स हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट को के इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आपकी 35 ईयर एज होनी चाहिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय। अगर बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है, पूछा गया आपसे कि अगर प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा तो उनका रेजोल्यूशन कहाँ पे पास किया जाएगा, यानी रिमूवल का कहाँ पे चार्ज डाला जाएगा, इम्पीचमेंट बेसिकली कहाँ पे होगा। जो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस होती है उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग का आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? बोथ द हाउसेज ऑफ स्पीकर पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो दोनों हाउसेज में आप रिमूवल का चार्ज डाल सकते हैं। तो इसका आंसर है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों संसदों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अगर यदि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन कितने टाइम तक? अगर बाय चांस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड कर सकते हैं? ठीक है, तो ये है आपका 6 मंथ। सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड कर सकते हैं एंड विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू कंडक्ट इलेक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन कौन से लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो कौन नहीं लेता है? चलिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर राज्यसभा। तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट नहीं लेती है, बाकी सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा भी जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है। तो पार्लियामेंट, दैट इज पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा, और आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, चलिए तो क्या है इसका आंसर? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। How many freedoms are guaranteed by Article 19 that is right to freedom? Right to freedom में आपको कितनी rights प्रोवाइड की गई हैं ये बताइए। ठीक, चलिए तो कितनी राइट्स हैं आर्टिकल 19 में? 6 हैं। और एक बार इन सब पे नज़र ज़रूर मार लेना बिकॉज
ऑप्शंस में ऐसे होता है, स्पेशली एनडीए और सीडीएस में आपको ऑप्शंस में इन 6 राइट्स में से राइट्स दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी राइट नहीं है। चलिए एक बार ये नज़र मार लीजिए फटाफट, आपके प्रैक्टिस के लिए है। बेसिकली आर्टिकल 19 में कौन कौन सी राइट्स हैं? ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assembly peacefully and without arms, to form associations or union, to move freely throughout the territory, to reside and settle in any part of the territory of India। ठीक है, ओमिटेड है। ओमिटेड बेसिकली क्या थी? ये राइट टू प्रॉपर्टी है जिसको आर्टिकल 19 में से अब हटा दिया गया है। एंड आपकी लास्ट है टू प्रैक्टिस इन एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी प्रोफेशन। चलिए 8th क्वेश्चन है आपका, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, ये किस केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था केशवनंद भारती केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है, मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। चलिए ठीक, तो ये प्रियम्बल है। कल भी मैंने आपसे, कल की जो वीडियो थी हमारी उसमें भी मैंने बोला था कि जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखिए, स्पेशली ये वाले जो वर्ड्स हैं आपके, इनकी मीनिंग भी आते हैं, क्या मीनिंग है। और एक चीज़ और है कि इन वर्ड्स को कब ऐड किया गया था, कौन सी अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द आर्टिकल एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। कौन से आर्टिकल में आपकी फंडामेंटल राइट्स मेंशन है? तो किस में है? आर्टिकल 12 to 35। चलिए फंडामेंटल राइट्स देखिए, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी किस में है? 14 to 18। राइट टू फ्रीडम 19 to 22। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में है? 32। और आर्टिकल 32 को ही बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने कहा था? BR अम्बेडकर जी ने। इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए आपका 10th क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो कौन अपॉइंट करते हैं? अभी मैंने ऊपर आपको अपॉइंटमेंट्स की स्लाइड दिखाई थी, तो कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इज। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, सिर्फ मिनिमम एज मेंशन है। और मिनिमम एज कितनी है? 35 ईयर्स। मैक्सिमम एज मेंशन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शंस फॉर। इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन होल्ड करती है? द पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, एंड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, या फिर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या फिर स्टेट काउंसिल्स। पार्लियामेंट के या फिर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इलेक्शन कमीशन होल्ड करती है इलेक्शंस पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये स्पेशली रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बेसिकली कौन कौन पार्ट लेता है, कौन से हाउसेस पार्ट लेते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो कौन कौन पार्ट लेता है? चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। दोनों हाउसेस पार्ट लेते हैं, पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर लोकसभा राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों हाउसेस पार्ट लेते हैं, संसद के दोनों सदन। चलिए नेक्स्ट है आपका, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न अ बिल सेंट टू हिम फॉर हिज असेंट एंड द पार्लियामेंट वंस अगेन पासेस इट द बिल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, देन द प्रेसिडेंट। देखिए जो भी बिल है वो पास होने के बाद असेंट के लिए किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन अगर बाय चांस प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी असेंट नहीं दी तो फिर क्या होता है? प्रेसिडेंट वापस भेज देते हैं उस बिल को एंड वो दोबारा पास करके भेजना पड़ता है। लेकिन अगर वो दोबारा पास करके फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है तो फिर प्रेसिडेंट के पास क्या राइट्स होती हैं? क्या वो बिल वापस कर सकते हैं?
कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिल, या फिर उन्हें अपनी असेंट देनी पड़ेगी, या फिर वंस अगेन, या फिर वो दोबारा रिटर्न कर सकते हैं, या फिर कैन आस्क फॉर रेफरेंडम ऑन द बिल। तो जब दोबारा से पास करके हाउसेस ने बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा है तो फिर प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। गिव्स असेंट टू द बिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चलिए 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट इसेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपके पास? इंडियन होने चाहिए, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35, या फिर ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट। तो ऐसा कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बाकी इंडियन होने चाहिए, क्वालिफाइड राज्यसभा के लिए होने चाहिए मेंबर, और लेस देन 35 ईयर होनी चाहिए, ये सही है। लेकिन ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऐसा कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। चलिए ये है क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए मिनिमम, एंड एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। सिर्फ यही डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट को लोकसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल होना चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के लिए। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन सबकी सेम है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों की। चलिए 17 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज have been visualized in the Constitution of India। emergencies कितनी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो कितनी है? 3 emergencies हैं, और इनके आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए आपको, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, फाइनेंशियल, सॉरी। चलिए तो ये 3 emergencies विद आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, 356, 352। चलिए देखिए एक बार नज़र मार लेते हैं फटाफट। ओके, इमरजेंसीज पे भी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। कब नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाएगी? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। अगर हमें लगेगा कुछ सिक्योरिटी का थ्रेट है इंडिया बाय द, क्या लड़ाई, कोई वॉर होने वाली है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन है, तो हम नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे अंडर आर्टिकल 352। फिर आती है आपकी सेकेंड स्टेट इमरजेंसी। चलिए स्टेट इमरजेंसी आपकी किस में लगती है? आर्टिकल 352। ठीक है, इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीसरी इमरजेंसी है आपकी आर्टिकल 360 के अंडर आती है, जब प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ द नेशन और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन। चलिए ठीक है, तो ये 3 इमरजेंसीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन। वाइस प्रेसिडेंट को का अगर इम्पीचमेंट करना है, बेसिकली अगर उन्हें उनकी पोस्ट से हटाना है, तो फिर कहाँ पे, कौन से हाउस में डाला जाएगा रेजोल्यूशन पहले उनका? ठीक है, तो किस में ले डाउन किया जाएगा? लोकसभा में, पार्लियामेंट में, या फिर दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट में, या दोनों हाउसेस किसी में भी नहीं, या फिर राज्यसभा। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके? राज्यसभा के, इसीलिए उनके इम्पीचमेंट का इनिशिएट पहले किस में लिया जाएगा? ओनली इन राज्यसभा। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं, द President's rule in a state means that the state is ruled by। अगर प्रेसिडेंट रूल रखता है, बेसिकली यहाँ इमरजेंसी की बात की गई है कि अगर इमरजेंसी लग जाती है तो स्टेट को कौन रूल करता है? तो कौन रूल करता है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट। फाइन, कौन रूल करता है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट। चलिए 20 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेस ऑफ। हाँ जी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन होना चाहिए?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर CDS एंड NDA, और ये PCS में भी आता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नज़र में ज़रूर रखना। चलिए, बात है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, या फिर बोथ द हाउसेस और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो कौन पार्ट लेता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी दोनों हाउसेस पार्ट लेते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, और बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्ट लेती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये रिपीट होके बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। चलिए, 21st है, इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वेकेट, विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड। अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, या प्रेसिडेंट कहीं गए हैं जिस वजह से पोस्ट खाली है, वहाँ पे छुट्टी पे है, डेथ हो गई है, नो मैटर व्हाट्स द रीज़न इज़, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट के इलेक्शन कब होंगे। अच्छा, ये चीज़ तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी जगह कौन तब तक लेगा, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्शन की बात पूछी गई है कि कब तक इलेक्शन होने जाने चाहिए, तो किस में हो जाने चाहिए, विद इन 6 months में इलेक्शन कंडक्ट हो जाने चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एट अ टाइम प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के लिए स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो कितने के लिए लगा सकते हैं? 1 year। बेसिकली यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये 3 years है। ठीक है, मैक्सिमम आप 3 years के लिए लगा सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि एक बारी में सिर्फ और सिर्फ 6 months के लिए आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, फिर उसे बाद में 6 months के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक बारी में इमरजेंसी सिर्फ 6 months के लिए ही लगती है। ठीक है, और मैक्सिमम पीरियड कितने टाइम के लिए लगा सकते हैं आप? फॉर 3 years। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये मैंने अभी आपको बताया है, कौन है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट मे ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट इज। तो कितना टाइम पीरियड है जब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड कर सकते हैं? 6 months, और 6 months के अंदर अंदर फिर आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने होंगे प्रेसिडेंट के। चलिए, 25th है, द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं हम? यहाँ पे एक टाइम पूछा, एट अ टाइम। ठीक है, तो कंटिन्यूड कितने टाइम के लिए लगा सकते हैं? तो 6 months के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने बताया था कि एक बारी में इमरजेंसी सिर्फ कंटिन्यूड 6 months के लिए लग सकती है, आप उसे बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे आप 6 महीने से ज़्यादा की इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। चलिए, 26 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? इंडिया को क्वेसी फेडरल है। देखो, ये क्वेसी फेडरल के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि क्या क्या मीनिंग्स हैं इनके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी, पार्टी, फेडरल, ये मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलिए, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या डिस्क्राइब करता है इंडिया को? दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यों का संघ। 27 क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्राइव फ्रॉम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली ज़्यादातर कहाँ से, किसने बेसिक फॉर्म किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन से एक्ट ने? तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन मेंशन्ड इन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 22। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपको एक एक राइट स्पेशली SSC CGL के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है विद आर्टिकल्स, तो उन्हें ज़रूर याद रखना, और फंडामेंटल राइट्स तो याद कर लो अच्छे से। चलिए, आर्टिकल 22 में क्या मेंशन है आपके? Any person who is in custody has to be informed as to why he has been arrested। क्या कहता है आपका आर्टिकल 22? बेसिकली क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहता है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है, आप कस्टडी में हैं, तो बेसिकली आपको अरेस्ट किया है, तो यू मस्ट नो फॉर व्हाट रीज़न यू आर अरेस्टेड। आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है, क्या रीज़न है आपको अरेस्ट करने का।
और ही कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट, आप अपने लिए वकील कर सकते हैं और आपको एडवाइस लेने का पूरा पूरा हक है, अपने एडवोकेट को कंसल्ट करने का पूरा पूरा हक है। अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ये कहता है आपका आर्टिकल 22। चलिए 29 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया को किस कहा जाता है? ये है बेसिकली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे सबके अकाउंट्स होते हैं और सबकी कंपनीज में सीईओ होता है जो अकाउंट मैनेज करता है, वैसे ही ये हमारे इंडिया के सीए हैं अगर इन्हें देसी भाषा में बोला जाए तो। ठीक, तो कौन मैनेज करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल अंडर। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात है यहाँ पे कि डिस्प्यूट है किसमें? सेंटर और स्टेट में, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर में आता है? तो वो आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। ठीक है, होपफुली अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो मैं आपके लिए एक एक पोर्शन इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट की एक एक पावर्स हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत इजी वे में सिखाऊंगी। चलिए तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, एक बार देख लेते हैं कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता क्या क्या है। अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री, या फिर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, या फिर दो स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो ये सारे केसेस कौन डील करता है? किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिकली आर्टिकल 32 की बात की है। अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट है तो आप आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए 31 है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट यूज इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर कौन से कोर्ट में कौन से केस में डिस्कस हुई थी? ये हुई थी गोकुलनाथ केस में। हम आने वाली वीडियो में सारी पावर्स को एक एक करके और सारे वर्ड्स को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। चलिए 32 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लीगल एड इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू लीगल एड इज अ फंडामेंटल राइट किस में बोला गया था? कौन से केस में बोला गया था? एमएच हॉस्कॉट केस में। ओके, चलिए देखिए ये है आर्टिकल 21 और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी राइट्स हैं जो आपके आर्टिकल 21 में मेंशन है। ठीक, तो एक बार नज़र में ज़रूर मार लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 33 है आपका क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में आता है? जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जॉइंट सिटिंग बेसिकली क्या होती है? मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। अगर दो हाउसेज दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा में आपस में किसी बिल को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया है, एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरा उसे नहीं मान रहा है, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर दूसरे ने उसको पास कर दिया, पहला उसको रिजेक्ट कर रहा है, पहला नहीं मान रहा है, तो ऐसे केस में जो डिस्प्यूट होता है इन केसेस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, दोनों हाउसेस को बुलाया जाता है। तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 108। जॉइंट सिटिंग को समन कौन करता है, यानी बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और कौन हेड करता है, कौन चेयर करता है इसे? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चलिए ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि किन किन केसेस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, और ये याद रखना बहुत ज़्यादा, ये वो अब तक 3 केसेस हुए हैं, वो 3 बिल हैं जिनके ऊपर जॉइंट सिटिंग बुलाई जा चुकी है। चलिए 34 क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल। मनी बिल के ऊपर राज्यसभा की क्या क्या पावर्स हैं? देखो मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में पास होता है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स है। राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में वो बिल भेजा जाता है, लेकिन
राज्यसभा सिर्फ रेकमेंड कर सकती है कि उसमें क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास पावर है कि जो राज्यसभा ने लोकसभा के पास पावर है कि जो राज्यसभा ने अमेंडमेंट्स हमें रेकमेंड करी हैं हम उनको माने या ना माने। मतलब बेसिकली मनी बिल पे ओवर रूल कर जाती है कौन? लोकसभा। ठीक है, ज़्यादा पावर्स लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है रिगार्डिंग मनी बिल। एक पावर है बस, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 14 दिन के लिए रोक के रख सकती है, वरना उससे ज़्यादा राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है मनी बिल को लेके। ठीक है, चलिए 35 क्वेश्चन कहता है द पार्लियामेंट बिकम कॉम्पिटेंट टू मेक लॉ ऑन मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली इफ। देखो स्टेट लिस्ट की मैंने आपको बताया था 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं, वो मैटर्स हैं जिन्हें कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है उन पे। और स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही अपने रूल्स बनाती हैं, मतलब दोनों के सब्जेक्ट्स मेंशन है। अब इसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कब लॉ बनाएगी, कब मेक लॉ ऑन मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट का बना सकती है। तो कब बना सकती है बताइए इसका? ठीक है, तो जब उसे काउंसिल ऑफ स्टेट पास करेगी रेजोल्यूशन बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉ। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी जो भी स्टेट है वो बिल पास करेगी, काउंसिल ऑफ स्टेट जब बिल पास करेगी 2/3 मेजोरिटी से कि नेशनल इंटरेस्ट में है, तब जाके पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। चलिए 36 है द क्वारम फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज। क्वारम बेसिकली टोटल स्ट्रेंथ होती है कि कितने लोग वहाँ पे होने चाहिए, मिनिमम लोग कितने होने चाहिए जॉइंट सिटिंग के लिए। तो कितने होने चाहिए? 1/10। ठीक है, तो क्वारम कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। चलिए 37 है हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर। तो किसके पास है? ये भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। चलिए द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? तो कितनी है? 250। चलिए In which part of the Indian Constitution the fundamental duties are enriched? Fundamental duties कौन से पार्ट में है? तो कौन से पार्ट में है? आर्टिकल, चलिए पार्ट 4A और आर्टिकल और बता दीजिए मुझे फटाफट कौन से उसमें है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, और हाँ एक चीज़ और, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमने कल की वीडियो में भी कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टोटल। चलिए हाँ जी, पंचायती राज बिलोंग्स टू। पंचायती राज कौन सी लिस्ट में आती है? रेसिडुअल लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट। ठीक है, पंचायती बेसिकली किस में आती है? आपकी स्टेट लिस्ट में आती है। चलिए अब एक बार फटाफट देख लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं। चलो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ लिस्ट के बारे में। कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर्स आते हैं? जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कानून बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए। स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर्स होते हैं? जिनके स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने के लिए, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होती है लॉ बनाने के लिए। ये वो मैटर्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, ये वो मैटर्स हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट है, और ये वो मैटर्स हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं। ठीक है, तो स्टेट यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आते हैं? डिफेंस हो गया, आपके आर्मी हो गई, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। किसका काम है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए डिफेंस हो गया, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में आपकी पुलिस आती है, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है। चलिए कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार ज़रूर नज़र में निकाल लेना। चलिए 41 है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू रिजॉल्व द डेडलॉक ऑफ जॉइंट resolve the deadlock by holding a joint sitting of the two houses of parliament। देखिए
जॉइंट सिटिंग के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जॉइंट सिटिंग कब होती है, जब किसी बिल को लेके दोनों हाउसेज नहीं मानते हैं या दोनों हाउसेज में कोई डिस्प्यूट हो जाता है। तो कौन से बिल में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में आप जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, बाकी मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं बुला जा सकती। ठीक है, तो इन दो केसेस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्या है आपका? 2 और 3। ठीक है, चलिए 42 है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन। तो ये अभी मनी बिल के बारे में हमने अभी बात करी थी कि ज़्यादा पावर किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होती है। और मनी बिल इंट्रोड्यूस ओरिजिनेट किस में होता है? लोकसभा में ही होता है। ठीक, राज्यसभा के पास क्या पावर है? राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा इसको 14 डेज के लिए होल्ड करके रख सकती है, पर उससे ज़्यादा राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है रिगार्डिंग मनी बिल। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The Constituent Assembly that met on 9th December. The Constituent Assembly that met on 9th December 1946 was chaired by. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन चेयर थे 9 दिसंबर को, जब 1946 में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर जवाहरलाल नेहरू। चलिए, ये जब पहली मीटिंग हेल्ड हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो पहली मीटिंग में जो चेयरमैन चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को चेयरमैन चुना गया था मीटिंग का। इसके बाद इनको इंटरिम प्रेसिडेंट है बिकॉज ही वॉज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ दिस असेंबली। बाद में परमानेंट मेंबर चुना गया था, बाद में जो मीटिंग हुई थी 2 दिन बाद, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट मेंबर चुना गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब 9 दिसंबर को पहली बार मिले थे तो कौन थे? तब थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलिए, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हु रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर होते हैं, कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं ये बताइए आप। चलिए, तो कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं राज्यसभा के? 1/3 मेंबर। ये याद रखना, 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते हैं राज्यसभा के। ठीक, यहाँ पे लोकसभा का आता है, लोकसभा का टर्म पीरियड कितना होता है? तो लोकसभा का टर्म पीरियड 5 ईयर्स होता है। और अगर आपसे राज्यसभा का पूछा जाए तो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। फाइन, ये क्वेश्चन आएगा, राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, बस इसके मेंबर्स रिटायर होते हैं। कितने? 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, उसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कौन है? BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज फॉर्म्ड। बलवंत राय मेहता कमेटी किस लिए फॉर्म हुई थी? तो ये पंचायती राज सिस्टम के लिए फॉर्म हुई थी। ठीक है, ये कुछ कमिटीज़ हैं, कमिटीज़ में आपको एक वीडियो में लेके आऊँगी, कंप्लीट कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आते भी हैं। चलिए, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल इज नोन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से आर्टिकल को है? आर्टिकल 32। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 49 है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था? तो ये है स्वर्ण सिंह कमेटीज। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। चलिए 50 क्वेश्चन है, टू होम कैन अ केस ऑफ डिस्प्यूट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रेफर्ड टू। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो केस किसको दिया जाएगा? कहाँ पे रेफर किया जाएगा? बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। चलिए, तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। होपफुली आपको अच्छे लगे हैं बिकॉज दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम।
एग्ज़ाम देने से पहले इन क्वेश्चन का रिवीजन ज़रूर करके जाइएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के लिए 50 क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करनी है, कौन से टॉपिक की ज़्यादा रिवीजन करनी है और कौन से टॉपिक के आपको क्वेश्चंस चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सपोर्ट एंड शेयर।